सो हेलो एंड राधे कृष्ण साथियों, मैं शुभम स्वागत करता हूँ आपका स्टडी विद शुभम घोड़सारे में। तो होप सो सारे के सारे बेहतर होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग जो है आपदाओं के बारे में जो है अपनी समझ बना रहे थे, है ना। तो हमने पिछली बार जो है भूकंप आपदा को देखा था, और ये जो आज जो है हमारी चौथी क्लास है, और इसमें हम लोग क्या है कि सुनामी आपदा के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, क्या है कि इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आज की जो क्लास है उसमें हम लोग जो है सुनामी पर किन किन आयामों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सुनामी होती क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सुनामी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कि किस वजह से जो है सुनामी आती है ना। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि जो सुनामी है वो मतलब जो सुनामी तरंगे होती है उनकी क्या विशेषता है ना, ये भी हम देखेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे कि जो सुनामी आपदा है उसके प्रबंधन में क्या क्या चुनौतियां आ रही है। फिर हम लोग कुछ जो विगत वर्षों में आई हुई सुनामियां उनके बारे में देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना, तो इनके क्या दिशा निर्देश है, हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अब हम लोग देखेंगे कि सुनामी क्या है। तो जब हम बात करते हैं सुनामी की, तो जब समुद्री जल जब समुद्री जल बहुत ऊंची ऊंची लहरों के साथ क्या है कि तटीय इलाकों में प्रवेश करता है ना, जिससे क्या होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सुनामी आपदा कहते हैं, है ना। तो अब हम लोग समझेंगे कि सुनामी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अंतरसागरीय भूकंप। क्या? अंतरसागरीय भूकंप। देखो, ये भूकंप क्या होते हैं, अंतरसागरीय भूकंप के बारे में उन्हें जो है पिछली क्लास में समझ बना चुके हैं, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर के वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। हमने भूकंप पूरी आपदा के बारे में जानकारी देखी है ना, कि किस तरीके से भूकंप होते हैं, क्या होते हैं, क्या भूकंपीय क्षेत्र है ना। तो सभी बारे जो है भूकंप के बारे में जितने भी आयाम हो सकते थे उतने में हम लोगों ने उसकी चर्चा की है। तो देखो, जब समुद्री तल की बात करते हैं, है ना, यह है समुद्री तल, है ना, और ये क्या है, इसके ऊपर है समुद्र। जब भूकंप जो है समुद्री तल पर आता है ना, यानी समुद्र के नीचे जब भूकंप आता है, क्या है, ये समुद्र है और उसके नीचे जब भूकंप आता है तो क्या होगा कि ऊपर जो जल है इसमें लहरें पैदा होगी। ठीक है, और जब ये लहरें बड़े पैमाने पर पैदा हो जाती है ना, यानी ये जो है बहुत बड़े पैमाने में उत्पन्न हो जाती है, तो ये क्या करती है, ये जो है जो तटीय इलाके है ना, क्या है, ये तटीय इलाका है ना, तो ये जो है ये जो तटीय इलाका है इसमें प्रवेश करती है। और जब ये भारी जो क्या कहना चाहिए आपका बड़े पैमाने पर इसमें प्रवेश करती है तो इसे क्या कहते हैं, हम लोग सुनामी कहते हैं। अच्छा, अब जो है भूकंप जो है समुद्र के तल पर किस कारण से आता है, तो इसके दो कारण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, एक तो ओशियन प्लेट का अभिसरण होता है, और दूसरा ओशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट का, है ना। जब अभिसरण होता है, तब अभिसरण मतलब जब दो प्लेटें आपस में टकराती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमने पिछली क्लास में देखी कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो भूकंप बनते हैं, है ना, भूकंप पैदा होते हैं। तो ये है, तो इस कारण से जो है जो सुनामी का एक कारण जो है अंतरसागरीय भूकंप भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला कारण। तो अगला जो कारण है वो क्या हो जाएगा, वो है अंतरसागरीय ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ये सागर है ना, ये क्या है, समुद्र है। ठीक है, और ये क्या है, नीतल है। नीतल यानी समुद्री तल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ज्वालामुखी है। ठीक है, जिस तरीके से पृथ्वी पर जो क्या कहना चाहिए आपके कॉन्टिनेंटल होते हैं ना, कॉन्टिनेंट यानी जो स्थल भाग होता है वहाँ पर ज्वालामुखी होते हैं, उसी तरीके से समुद्र के अंदर भी ज्वालामुखी होते हैं। ठीक है, तो जब पृथ्वी के समुद्री हिस्से में, ठीक है, ये देखिए इसको क्या हो गया, ये एक ज्वालामुखी है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर जो है तप्त लावा है। ठीक है, अब जब यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट करता है ये, ठीक, यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट करेगा तो कहीं ना कहीं
ये जो जल है यहाँ के जल को वो विस्थापित करेगा, ठीक है। तो जब ये जल को विस्थापित करेगा, है ना, तो ये जल को क्या करेगा, वो और ऊपर उठा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होंगी। और यही लहरें क्या करती है, ये लहरें जो है तटीय इलाकों पर क्या कहना चाहिए आपका, विनाश करेगी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, तो ये भी एक तरीके से जो है आपका सुनामी का कारण हो सकता है, ठीक है। अब जो है अगला क्या है, वो है तटीय क्षेत्र में भूस्खलन। अब देखिए इसको समझेंगे, ये क्या है, ये है समुद्र, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, मान लीजिए यहाँ पर पर्वत है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हुई है बारिश, क्या हुई, यहाँ पर हुई बारिश। यहाँ पर बारिश होने की वजह से या कि फिर किसी भूकंप की वजह से ये जो था पर्वत का, है ना, ये जो पहाड़ी क्षेत्र था, तो ये जो एक बहुत बड़ा जो क्या कहना चाहिए भूखंड है ना, जो भूखंड है वो क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो समुद्र है यहाँ पर ये गिर गया, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर गिरेगा तो यहाँ पर क्या करेगा कि यहाँ के जल को विस्थापित करेगा, ठीक है, जिससे क्या होगी, जिससे बड़ी बड़ी तरंगे बनेंगी, ठीक है। और ये जो तरंगे हैं ये क्या करती है, ये भी एक तरीके से जो है सुनामी को क्या कहना चाहिए उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। अंतरसागरीय धसाव या उत्थान, ठीक है, अंतरसागरीय धसाव या उत्थान। अब ये क्या है, ये कैसे सुनामी को जो है उत्पन्न करने में भूमिका निभाता है। तो देखो अंतरसागरीय धसाव से जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार जो प्लेटें हैं वो स्थिर नहीं है ना। तो मान लीजिए कि कुछ जगहों पर क्या होगा कि कुछ जगहों पे ये जो दो प्लेटें हैं, है ना, दो प्लेटें आपस में आकर के टकरा रही होगी, है ना, या फिर कुछ जगहों पर क्या होगा कि ये जो दो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही होगी, ठीक है। तो जब मान लीजिए दो प्लेटें आपस में टकरा रही होगी, है ना, तो क्या होगा कि यहाँ का जो मलबा है ना, वो क्या होगा ऊपर की ओर उठ जाएगा। लेकिन इससे क्या है पर्वत बनते हैं, मगर मान लीजिए कि ये जो प्लेट है इससे बहुत तीव्र गति से टकराई, ठीक है, तो अचानक ये तेजी से ऊपर की ओर उठेगा, ठीक, जिसके कारण से क्या है कि जो भूसंतुलन है ना, वो जो है बाधित हो जाएगा, है ना। तो जो क्या कहना चाहिए आपका जो जल संतुलन है वो बाधित हो जाएगा, जिसके कारण से क्या हो सकता है कि बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो ये भी एक क्या है सुनामी का कारण हो सकता है। वहीं हम बात करें अगर मान लीजिए कि ये जो है आपकी दो प्लेटें दूर खिसक रही है ना, तो जब दूर खिसक रही है तो क्या होगा कि यहाँ का जो है, यहाँ का जो जगह है ऊपर की, ये नीचे की ओर धंस जाएगी, ठीक। तो ये जो ऊपर जो जल बह रहा था, ठीक, ये जो जल बह रहा था वो जब नीचे का जो ज़मीन है वो नीचे की ओर धंस जाएगी तो ये नीचे की ओर विस्थापित हो जाएगा। और यहाँ से जब वो नीचे के ऊपर की ओर उठेगा तो कहीं ना कहीं इसकी जो क्या कहना चाहिए ऊंचाई है वो अगले की तुलना में अधिक होगी, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो सकता है आपका सुनामी का, ठीक है। अब जो हमारा अगला है वो हो सकता है समुद्र में उल्का का, है ना, ये उनका लिखा है, क्या है उल्का का। जब मान लीजिए कि एक उल्का पिंड, है ना, एक उल्का पिंड अगर समुद्र में गिरता है तो क्या होगा कि बहुत बड़ी मात्रा में वो क्या करेगा कि जो जल का विस्थापन है, ठीक है, वो करेगा। तो उससे क्या होगा, उससे जो है बहुत बड़ी सुनामी आने की आशंका है। हालांकि अभी तक के जो है ऐसा कोई भी केस देखा नहीं गया है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि सुनामी के क्या कारण हो सकते हैं, फिर हमने देखा कि अंतरसागरीय भूकंप एक कारण हो सकता है। उसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो है ओशियन प्लेट और ओशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट के कारण से जो है सुनामी उत्पन्न हो सकती है। वही हमने बात की है कि एक कारण जो है इसका अंतरसागरीय भूकंप हो सकता है ना। फिर क्या देखे, हमने देखे अंतरसागरीय ज्वालामुखी भी हो सकता है। और हमने जाने कि जो है अगर मान लीजिए कि अंतरसागरीय धसाव होता है या फिर उत्थान होता है तो ये भी एक तरीके से क्या है सुनामी का कारण हो सकता है। फिर हमने देखे थे कि जो समुद्री तट में जो है भूस्खलन होता है तो ये भी एक तरीके से क्या है सुनामी का कारण हो सकता है। और हमने एक और यहाँ पर आयाम के बारे में जो है कल्पना की थी कि अगर मान लीजिए इन फ्यूचर कभी समुद्र में कोई उल्का पिंड जो है गिरता है तो उससे भी क्या है कि एक आशंका हो सकती है कि जो है सुनामी उत्पन्न हो, ठीक है।
तो ये रहे आपके कि किन किन कारणों से जो है सुनामी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो फटाफट से। देखो, अब हम लोग समझेंगे कि सुनामी तरंगों की क्या विशेषताएं हैं। तो जब पहली विशेषता की बात करते हैं तो गहरे समुद्र में, है ना, जो गहरा समुद्र है वहाँ पर जो सुनामी का वेग है वो अधिक होता है। वहीं हम बात करते हैं कि जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर इसका वेग कम हो जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब सुनामी की हम बात करते हैं गहरे समुद्र में, तो वहाँ पर ये जो गहरा समुद्र, यहाँ पर देखिए, ये जो गहरा क्षेत्र है ना, यहाँ पर ये उथले की तुलना में घर्षण क्या है, कम है। ठीक है, घर्षण कम है, तो इस कारण से, और जो क्या कहना चाहिए, आपकी सुनामी तरंगे है ना, वो ऊपर की ओर ज़्यादा मतलब फ्लो करती है ना, ऊपर ही ऊपर जो है ये तरंगे होती है। तो इसके कारण से क्या है, इसका घर्षण कम होता है। ठीक है, जब घर्षण कम होता है तो कहीं ना कहीं इसका वेग अधिक होगा। लेकिन जब ये तटीय इलाकों में आती है ना, जब ये तटीय क्षेत्र में आती है तो इसका जो वेग है वो कम होता हुआ चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घर्षण बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये एक कारण हो जाएगा कि सुनामी का जो वेग है वो समुद्र में अधिक होता है, जबकि क्या कहना चाहिए, तटीय क्षेत्रों में इसका वेग कम होता हुआ चला जाता है। अब दूसरी विशेषता है, ये बहुतरंगी होती है। अब बहुतरंगी क्या होती है? देखो, सुनामी जो है जो लहरें होती है वो एक लहर नहीं आती सीधे। ठीक है, मान लो जैसे ये सुनामी है, यहाँ पर ये देखिए, ये जगह यहाँ पर सुनामी हुई है ना, यहाँ से सुनामी ने जो स्टार्ट होती है तो यहाँ से लहरें बनना शुरू होती है। मतलब एक लहर ऐसी आएगी, इसके बाद और एक लहर, है ना, एक के बाद एक लहरें। ठीक है, ये एक के बाद एक जो तरंगों का उठना, ये जो है इसकी विशेषता है ना। कभी भी एक जो तरंग है वो नहीं आती है ना, कि आप बोलोगे कि एक जो है बहुत बड़ी तरंग आई और उसने जो है यहाँ पर जो मतलब जो जल जीवन है उसको प्रभावित कर दिया, ऐसा नहीं होता है ना। क्या होता है कि एक के बाद एक बड़ी बड़ी जो लहरें हैं वो इसके साथ आती है। तो इसकी विशेषता भी हो जाएगी कि क्या है कि ये बहुतरंगी होती है ना। क्या होती है? बहुतरंगी। देखो, अगली विशेषता क्या है? गहरे सागर में इसकी ऊंचाई कम होती है किंतु तटीय क्षेत्र में इनकी ऊंचाई बढ़ती है। इसका क्या रीज़न है? इसका जो रीज़न है वो हो जाएगा इसकी लंबाई। जो सुनामी तरंगे है वो समुद्र के बहुत बड़े क्षेत्र में होती है ना, बहुत लंबे क्षेत्र में होती है, लगभग 200 मीटर तक की लंबी तरंगे होती है। ठीक है, तो जब इतनी लंबी तरंगे हैं तो ये क्या होती है कि समुद्र में इनकी ऊंचाई कम होती है। लेकिन जब ये तट की ओर आते हैं, है ना, जब ये तट की ओर आते हैं तो इनकी ऊंचाई जो है वो बढ़ती है। उसका क्या रीज़न है? देखो, जब ये बहुत लंबी होती है ना समुद्र में, तो इतने बड़े भूभाग, मतलब जो इतने बड़े जो क्या कहना चाहिए, सुनामी लहर को बहुत ऊपर उठाने के लिए बहुत अधिक ऊपर नहीं उठाया जा सकता है ना। जो भूकंप भी आता है समुद्र के नीचे तो ये बहुत ऊपर नहीं उठा पाती है। ठीक, तो बहुत ऊपर नहीं उठाते, तो वहाँ पर जो समुद्र में इसकी ऊंचाई थोड़ी कम रहती है। लेकिन जब ये तट पर आते हैं तो वो जो 200 मीटर की जो क्या कहना चाहिए आपकी सुनामी तरंग है वो लगभग 30 मीटर, है ना, 30 मीटर के उसमें कंजस्ट हो जाती है। तो वो जो है जो तरंग है वो क्या है, ऊपर की ओर उठ जाती है। जैसे मान लीजिए, ये देखिए, ये एक पेज है। ठीक है, ये जो पेज है ये इतना बड़ा पेज है, मान लीजिए ये क्या है, सुनामी तरंग है। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये समुद्र में है। लेकिन जब हम इसको कंजस्ट कर देते हैं, है ना, जब ये तट पर आती है तो इधर से टकराती है, इधर तट का दबाव और इधर से तरंग का वेग, है ना। तो जब ये आपस दोनों साइड से टकराती है तो ये क्या होती है? कंजस्ट होती है। और कंजस्ट होती है तो देखिए ये क्या है, ऊपर की ओर उठ जाती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये ऊपर की ओर उठ जाती है। तो यही कारण है कि जो समुद्र है, समुद्र में इसका जो ऊंचाई है वो कम होती है और जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है ना, अधिक होती है। तो ये एक कारण हो जाएगा। और यही कारण है कि जब सुनामी तरंगे जो सागर है, सॉरी, जो आपका क्या कहना चाहिए जहाज है उसके नीचे से जाती है तो भी ये जो है समझ में नहीं आती है। ठीक है, ये जो है इसकी विशेषताएं हो जाएगी। हम लोगों ने समझा किस तरीके से इसमें मग्न तट के ढाल की विशेषता थी, है ना, कि किस तरीके से ये जो ढाल है ये यहाँ पर इसे रोक देता है ना। ये सुनामी तरंग है, देखिए ये बहुत बड़े क्षेत्र में ये सुनामी तरंग चल रही है। लेकिन जब ये यहाँ पर तट पर आती है, ठीक, ये जो है तट पर आती है यहाँ पर, तो ये इतनी बड़ी जो तरंग है वो छोटी सी जगह में, है ना,
कंजस्ट हो जाती। तो इसकी वजह से जब ये आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि यहाँ पर ढाल है ना, यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर क्या है, जो क्या कहना चाहिए, कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पर से क्या है, यहाँ से जो है सुनामी का वेग है। इसकी वजह से ये जो है न आगे बढ़ पाती है और ना ही पीछे जा पाती। तो इसकी वजह से ये क्या है, ऊपर की ओर उठ जाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है समुद्र में इसकी ऊंचाई कम होती है और यहाँ पर इसकी ऊंचाई यानी तट में इसकी ऊंचाई अधिक होती है। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, है ना, और दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं कि सुनामी के संकेत। ठीक है, सुनामी के पहले क्या क्या संकेत होते हैं। तो देखिए, सुनामी के अगर हम संकेतों की बात कर ले तो जो सबसे बड़ा संकेत है वो क्या है, समुद्री जल का पीछे खिसकना। क्या है, समुद्री, देखो सुनामी आने से पहले क्या होता है कि जो समुद्री जल है ना, वो जो मतलब जो तट है वो खाली होने लगता है, यानी एक तरीके से क्या कह सकते हो, पिकअप बनाते हैं ना वो। तो जो सुनामी आने से पहले जो समुद्री जल है वो बहुत पीछे, मतलब जो है पीछे चला जाता है, और लोग क्या है कि वही देखने के लिए चले जाते हैं कि अरे समुद्र खाली होता है। 2000 जो क्या बोलना चाहिए 4 में जो सुनामी आई थी, है ना, यहाँ पे गलत कह दिया है, 2004 में जो सुनामी आई थी वहाँ पर क्या हुआ था कि समुद्र क्या है कि पीछे मतलब जो समुद्र का पानी वो पीछे की ओर जा रहा था, समुद्र खाली हो रहा था, है ना। तो लोगों ने देखे कि अरे समुद्र खाली हो रहा है, समुद्र खाली हो रहा है करके उसे देखने के लिए चले गए वहाँ पर। और उसके बाद क्या हुआ कि एक करके जो मतलब जो सुनामी है वो आ गई। ठीक है, तो ये वो मतलब संकेत हो सकता है सुनामी आने का कि जो है समुद्र के जल का पीछे खिसकना। और दूसरा क्या है, देखो एक मछली होती है, नाम है रेड बेड। क्या है, रेड बेड। ये मछली जो होती है गहरे समुद्र में पाई जाती है, लेकिन जब ये मछली छिछले समुद्र में दिखने लग जाए, है ना, छिछले पानी में नजर आने लगे, क्योंकि ये मछली जो है ज़्यादा करके गहरे पानी में ही होती है। तो जब ये छिछले पानी में नजर आने लग जाए तो समझ लेना कि क्या है, कहीं ना कहीं सुनामी के आसार है। ठीक है, यानी सुनामी आ सकती है। वहीं देखिए तो कुछ जानवर होते हैं, है ना, जैसे हाथी जो होता है वो सुनामी को दूर से ही सुन सकते हैं वो, है ना। तो कुछ जानवरों, कुछ जीवों में ऐसे पहले से ही मतलब उनके मतलब क्या कहना चाहिए आपके, उनको आभास हो जाता है कि कोई आपदा आने वाली होती है। ठीक है, वहीं देखें तो जो 2004 में जो अंडमान निकोबार में सुनामी आई थी, है ना, तो वो सुनामी में के मतलब वहाँ के आदिवासियों को ये पहले से ही आभास हो गया था कि जो है सुनामी आने वाली है करके। तो वो लोग पहले ही क्या है कि क्या कहना चाहिए आपका, सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे। ठीक है, तो वहाँ पर जो है जान माल की ज़्यादा क्षति नहीं हुई थी, मतलब जान की ज़्यादा क्षति नहीं हुई थी, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहाँ पे भी डिस्ट्रॉय हुआ था। ठीक है, तो ये जो है आपके कुछ संकेत हो सकते हैं कि जो है क्या क्या संकेत हो सकते हैं सुनामी के। तो उसमें एक देख सकते हैं आपकी समुद्री जल का जो है पीछे खिसकना। वहीं दूसरा देख सकते हैं जो रेड बेड जो मछली है वो छिछले पानी में नजर आना। फिर तीसरा हो सकता है कि जो क्या बोलते हैं, कुछ जीव होते हैं, उनके जो स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है ना। वो लोग क्या है कि पहले ही सुन लेते तो वो सुरक्षित स्थानों पर एक बड़े पैमाने में वो लोग का पलायन होता है ना। तो ये भी एक हो सकता है। और कुछ जो आदिवासी जनजातियां हैं उन्हें पहले से ही इन चीज़ों का आभास हो जाता है। ठीक है, तो ये एक जो है संकेत हो सकते हैं सुनामी के। अब सुनामी के क्या प्रभाव हो सकते हैं। ठीक, देखो सुनामी के जिस तरीके से हमने भूकंप के प्रभाव देखे थे, आर्थिक, है ना, सामाजिक प्रभाव देखे थे, मानसिक प्रभाव देखे थे, तो वहाँ पर मैंने आपको वर्गीकरण समझा दिया था कि किसके अंतर्गत क्या आता है। तो मैंने यहाँ पर बस आपको पॉइंट बता दिया है ना। तो आप लोग उस तरीके से भी, उस मेथड से भी लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से पॉइंट बना करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। देखो, तटीय लोगों में बेचैनी। ठीक, बेचैनी से मतलब ये मानसिक प्रभाव में आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि सुनामी अगर आई है कहीं पर, है ना, जब कहीं पर सुनामी आई, ठीक, तो जब एक बार सुनामी आई लोगों ने वहाँ का जो है मंजर देखे कि कितना भयावह था। ठीक, तो कहीं ना कहीं उनके लोगों के अंदर ये डर बैठा हुआ रहेगा कि मान लीजिए इन फ्यूचर भी सुनामी आ सकती है ना। तो लोग क्या है इस चीज़ के लिए बेचैन रहेंगे। तो ये एक तरीके से जो है सुनामी का नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा लोगों पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा हो जाएगा जनसंख्या का विस्थापन। अब देखो जनसंख्या का विस्थापन, जब एक बार वहाँ पर सुनामी आई हुई है तो लोग डरे सहमे रहेंगे। तो
कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है ना, तो क्या होता है कि तटीय क्षेत्रों से जब आपदाएं आती है इस तरीके से, तो तटीय क्षेत्रों से भारी संख्या में विस्थापन होता है। लोग जो है अंदर की ओर आते हैं ना, अंदर यानी क्या कहना जी, कॉन्टिनेंटल की तरफ, है ना, तटीय क्षेत्र को छोड़ते जाते हैं। तो ये एक जो है इसका प्रभाव हो जाएगा, नकारात्मक प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, अब जब मान लीजिए समुद्र का जल क्या कहना चाहिए आपका तट पर आ जाता है, ठीक है, जब तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर लेता है, तो कहीं ना कहीं जो पीने योग्य जल है, क्योंकि समुद्र का जल पीने योग्य नहीं होता है, खारा होता है, ठीक है, तो जो समुद्र का जल है वो जब पीने लायक जलों में मिल जाता है, तो वो जो जल है उसको दूषित कर देता है, अब वो पीने योग्य नहीं बचा है। ठीक है, तो ये एक समस्या हो जाएगी। अब जब वो सुनामी तो चले गई, लेकिन कई जगहों पर पानी भरा हुआ रहता है ना, कई जो सड़ी गड़ी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आ जाती है तटीय क्षेत्रों में, तो जिससे क्या है कि बीमारियाँ फैल सकती है ना, तो महामारी की एक समस्या हो जाती है। साथ ही देखते हैं हम लोग कि पशुधन की हानि हो जाती है ना, जो जीव जंतु होते हैं वो जो है सुनामी में मतलब क्या कहना चाहिए मर जाते हैं, है ना, डूब जाते हैं, बह जाते हैं, है ना। साथ में क्या है कि बाढ़ जैसी समस्या आ जाती है, मलबा का जमाव हो जाता है, जो समुद्र में जो मलबा था उसको ला करके सुनामी क्या है कि जो सतही क्षेत्र है वहाँ पर फेंक देती है, तो वो मलबा का जमाव हो जाता है। ठीक, ये हो जाता है। और क्या हो जाता है, अब मान लीजिए कि पोर्ट है कहीं पर, है ना, क्या है, बंदरगाह है, तो पोर्ट भी जो है वहाँ पर अगर सुनामी आएंगी तो पोर्ट भी जो है कहीं ना कहीं उससे डिस्ट्रॉय होएगा, तो वो एक क्या है आर्थिक नुकसान में आ जाएगा। साथ ही हम लोग देखेंगे अगर पर्यावरणीय में, तो पारिस्थितिकी नुकसान हो जाता है ना, जो पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होता है तटीय क्षेत्रों में, वो भी कहीं ना कहीं इससे इफेक्टिव होता है। तो ये जो है कुछ इनके आयाम हो जाएंगे जहाँ पर जो है आप लोग सुनामी के नकारात्मक प्रभाव में यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। तो आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं, देखो, तटीय क्षेत्र लोगों में बेचैनी हो सकती है, जनसंख्या का विस्थापन, है ना, सतह व भूमिगत जो जल है वो प्रदूषित होता है ना। महामारी के बारे में आप लोग लिख सकते हैं कि महामारी की समस्या हो सकती है, पशुधन इफेक्ट होता है, जल जमाव की समस्या हो जाती है, फिर मानव संसाधनों की हानि होती है, ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो विफल हो जाता है वहाँ पर। फिर क्या होता है, जो क्या कहना चाहिए, जो बंदरगाह वगैरह है उन पर जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, और साथ ही जो है मलबा का जमाव हो जाता है। तो ये जो है इन आयामों को आप लोग लिख करके जो एग्जामिनर उनको बता सकते हैं कि नहीं, हमको भी सुनामी के बारे में जो है अच्छी समझ है। ठीक है, चलो, तो क्लास अगर समझ में आ रही होगी ना, अगर एक एक पॉइंट अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना, और दोस्तों के साथ शेयर करा करो यार, आप लोग शेयर नहीं करते हो। ठीक है, तो ये जो है हमारी कुछ सुनामियाँ हैं जो विगत वर्षों में आए हुए हैं। तो भूकंप के कारण कब कब सुनामी देखी गई थी, तो देखो 31 दिसंबर 1981 में एक सुनामी आई थी, उसके बाद 26 जून 1941 को और 27 जून 1945 को, है ना। ये तीन जो सुनामियाँ है इनका रीज़न जो था अंतर सागरीय भूकंप था, है ना, अंतर सागरीय भूकंप की वजह से जो है ये तीन सुनामियाँ आई थी। वहीं हम बात करते हैं अगर 26 अगस्त की, कब, 26 अगस्त 1983 की, तो वो किस कारण से आई थी, तो वो आई थी इंडोनेशिया में एक देखो क्या कहना चाहिए ज्वालामुखी है ना, और वो ज्वालामुखी का नाम क्या है, काकाताओ। कौन सा, काकाताओ ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी का विस्फोट के कारण से जो है 26 अगस्त 1983 में एक ज्वालामुखी वो क्या कहना चाहिए सुनामी आई थी। ठीक है, अगली जो है 26 दिसंबर 2004 को ये जो सुनामी है ये कहाँ आई थी, अंडमान और निकोबार द्वीप में, जिसमें मैंने आपको बताया कि लोगों को पहले से ही मतलब जहाँ वहाँ की जो कुछ जनजातियाँ है उन्हें पहले से ही आभास हो गया था कि सुनामी जैसे आसार है करके, वो लोग पहले ही सुरक्षित जगहों पर चले गए थे। मगर जिन जगहों पर इसके बारे में जानकारी नहीं थी उसके वहाँ पर क्या हुआ कि बहुत ये जो मतलब जो सुनामी थी उसने बहुत भयावह स्थिति कर दी थी। ठीक है, अब देखेंगे कि सुनामी के प्रबंधन में क्या चुनौतियां हैं। तो देखो, चुनौतियों में पहली जो चुनौती है वो क्या है, बेहतर समझ का अभाव, है ना। सुनामी को लेकर के बेहतर समझ जो है इसका अभाव है, और दूसरी बात है कि जो सुनामी के आंकड़े हैं वो भी नहीं है। ठीक है, वो भी जो है सुनामी के जो एग्जैक्ट आंकड़े हैं वो भी हमारे पास नहीं हो पाया है। इस कारण से भी क्या है, सुनामी के प्रबंधन में जो है दिक्कतें आती है। दूसरी बात करते हैं तो सुनामी को लेकर अपर्याप्त जागरूकता। ठीक है, लोगों में जो है जागरूकता की कमी है तटीय क्षेत्रों के, तो जिसके कारण से कि वहाँ पर जो है जान माल की हानि ज़्यादा हो रही है ना।
तो ये हुई हो एक इसका मतलब जो सुनामी आपदा है उसके प्रबंधन में चुनौती है। ठीक है, तो अगला जो है वो है तटीय क्षेत्र में जो आपदा संबंधी तैयारी है उसमें जो लोगों की भागीदारी है वो कमी होना, है ना, उसकी कमी होना। तो ये जो है मुख्य चुनौतियां हो जाएगी जो सुनामी के प्रबंधन के लिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, ये उपाय भी देना होगा हमको। तो देखो, तो अभी तक के हम लोगों ने क्लास में देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या चुनौतियां आ रही है किस क्षेत्र में, सुनामी को साधने के क्षेत्र में। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग कि क्या किया जा रहा है इसके प्रबंधन में। तो पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय, क्या पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय द्वारा एक सिस्टम है, इसे क्या है कहते हैं, सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम, है ना, सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम ये विकसित किया गया है। और ये कहाँ पर है, ये जो है हिंद महासागर में लगाया गया है। साथ ही प्रशांत महासागर में भी जो हवाई द्वीप है वहाँ पर भी इसे स्थापित किया गया है। और ये जो है ये अंतर सागरीय भूकंप के आधार पर कार्य करता है, अर्थात कि ये जो है आप देख रहे हैं ये जो डर्ट है ना, ये जो है समुद्र के ऊपर रहता है और समुद्री सतह पर एक मशीन लगी होती है जो कि समुद्र मतलब अंतर सागरीय भूकंप को नापती है और उसके बाद इसे सिग्नल भेजेगी कि यहाँ पर इस जगह क्षेत्र है, यहाँ पर एक भूकंप मतलब की गतिविधि देखी गई है। और यह जो है यहाँ पर जहाँ पर इसका सेंटर है, कहाँ पर है, हैदराबाद, कहाँ पर है, हैदराबाद में इसका सेंटर है। सेंटर को जो है तुरंत क्या कहना चाहिए, इसका रिस्पॉन्ड देगा कि यहाँ पर जो है ये फलाना एक्स एक्सिस पर यहाँ पर जो है एक भूकंप की गतिविधि देखी गई है और जो कि सुनामी के मतलब अगर अधिक तीव्रता का भूकंप होगा तो सुनामी के जो है कारण में बन सकता है। ठीक है, तो ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा लेकर के आया गया है। अब देख सकते हैं हम लोग कि इसके जो प्रभाव है इसको कम करने में क्या पूर्व तैयारी की जा सकती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्या करेंगे, तो सुनामी चेतावनी प्रणाली विकसित करेंगे। तो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है ना, क्या किया गया है, अर्ली सुनामी वार्निंग सिस्टम को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। किसके द्वारा किया गया, पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, शिक्षा और जागरूकता, है ना, जो चुनौती आ रही थी कि लोगों को जो है सुनामी के बारे में जागरूकता नहीं है, तो वहाँ के लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं, है ना। तो शिक्षा और जागरूकता भी वहाँ के लोगों को हम लोग दे सकते हैं। फिर क्या है, सुरक्षा संबंधित योजना कर सकते हैं, है ना, सुरक्षा संबंधित जो योजनाएं हैं वो बता सकते हैं। फिर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप करना चाहिए वहाँ पर जो कि सुनामी को सह सके, है ना। मान लीजिए इन फ्यूचर कभी अगर सुनामी आती है तो वहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो ज़्यादा करके उस पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो इस तरीके से हम लोगों को जो बिल्डिंग्स है ना, जो पुल है, वे है, ये सब चीज़ों को वहाँ पर बनाना है। फिर अगर आधुनिक तकनीकी का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, आधुनिक तकनीकियों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,